बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऊप के सेकंड लेक्चर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने पहले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बात की और फिर हमने डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट वैल्यूज़ की भी बात की और फिर हमने इसका प्रैक्टिकल करके भी देखा। तो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। वो टॉपिक जो है दैट्स हैज़ टू डू विद the declaration of a variable inside the code। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले जब सी शुरू हुई थी तो उसके अंदर रूल ये था कि तमाम डिक्लेरेशन प्रोग्राम के ऊपर आनी चाहिए और जब डिक्लेरेशन ऊपर आ गई तो फिर नीचे इन वेरिएबल्स को हम इस्तेमाल कर सकते थे। इस रूल को ऑलरेडी हम अपने पिछले कोर्स में भी रिलैक्स कर चुके हैं। Now we will discuss it explicitly. One of the enhancement in C++ over C is that a variable can be declared anywhere in the function. The philosophy of this enhancement is that a variable is declared just before it is actually used in the code. That will increase the readability of the code. तो डियर स्टूडेंट्स, ये कोई हार्ड या फास्ट डायरेक्शन नहीं है, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है। यू कैन स्टिल डिक्लेयर वेरिएबल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, फंक्शन और कोड ब्लॉक। इट इज़ अ मैटर ऑफ स्टाइल एंड कन्वीनियंस। वन शुड बी कंसिस्टेंट इन हिज और हर स्टाइल। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बी कंसिस्टेंट विद योर स्टाइल। अगर आपको लगता है कि जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो अगर उसको उसी वक्त इनिशियलाइज कर दिया जाए एंड यू फाइंड इट इजी टू रीड एंड इजी टू अंडरस्टैंड, देन स्टिक विद दैट स्टाइल एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। माय प्रेफरेंस may be different and your preference may be different, but be consistent with your style. इस तरह अगर आप जैसे कि हम कोई भी लूप लिखते हैं, फार लूप, वाइल लूप, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वाइल लूप लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो लूप्स को भी लिखने के कई तरीके हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन में अगर आप देखें तो आपको वाइल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद कंडीशन और कंडीशन के साथ ही आपको ओपन ब्रेस जो है उसी लाइन में, सेम लाइन में ओपन होती नज़र आ रही है और फिर क्लोज बॉडी ऑफ द लूप और फिर क्लोज ब्रेस। इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो वाइल और कंडीशन के आगे ओपन ब्रेस नहीं लिखते, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कि बल्कि न्यू लाइन पर लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगेन इट्स ए मैटर ऑफ स्टाइल एंड चूज विच एवर वन यू फाइंड टू बी मोर कंफर्टेबल। डेवलप योर ऑन स्टाइल, बट अगेन आई रिपीट, बी कंसिस्टेंट। यानी कि एक किस्म का काम करें। ओके, नाउ बैक टू डिस्कशन एरिया। हम बात कर रहे थे पहले कि जी हमने डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स की बात की और उसके बाद इसकी बात की कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कहाँ पे करना है। सो अगेन ए मैटर ऑफ स्टाइल, बट लेट्स टॉक अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ दिस एप्लीकेशंस। जी स्टूडेंट, एक चीज़ है कि वेरिएबल जिस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, यानी ब्रेसेस के अंदर, उसकी स्कोप वो ब्लॉक है। अगर ब्रेसेस को ओपन किया और उसके अंदर आपने लिखा इंटीजर आई और जब तक ब्रेसेस आपने बंद नहीं की तो आई जो है वो आपको अवेलेबल है और विजिबल रहेगा, और जब ब्रेसेस ख़त्म हुई
और वो ब्लॉक ख़त्म हुआ तो आई भी ख़त्म हो गया. So we aware of this. When you declare a variable inside the block, then the variable exists in that block. यानी कि वो वेरिएबल जो है वो जिंदा रहता है इनसाइड, और इस ब्लॉक के बाहर उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो नज़र नहीं आता. यू कांट रेफरेंस इट. कंपाइलर ही एरर को पकड़ लेता है. दूसरी चीज़, गोइंग बैक टू फिलॉसफी of declaring a variable very close where we want to use it. बुक में आपको ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल जो हैं वो मिलेंगी कि उन्होंने, जैसे कि ऐसे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, फॉर लूप की जो स्टेटमेंट है, फॉर लूप है, उसके साथ इंटीजर आई इक्वल टू 0, इंटीजर आई इक्वल टू 0 एंड सो ऑन. यानी उन्होंने इंटीजर आई को फॉर लूप के साथ ही डिक्लेयर किया है और साथ ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. तो डियर स्टूडेंट, दो चीज़ें इसमें आपको मालूम होनी चाहिए. पहली चीज़ जो ये कि इंटीजर आई है ये डिक्लेयर हुआ है आउटसाइड द ब्रेसेस ऑफ फॉर लूप, यानी इसका स्कोप जो है वो आगे बाकी के प्रोग्राम में चलेगा एज लॉन्ग एज इसके बाहर कोई और ब्लॉक नहीं था. एक ये चीज़ आप ख्याल रखें, और दूसरी चीज़ ये कि ब्लॉक के अंदर अगर आपने फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0 तो कर दिया और फिर ओपन ब्रेस और इसके अंदर फिर जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इंटीजर टेम्प और फिर इसको इस्तेमाल किया, तो जब फॉर लूप ख़त्म होगी तो टेम्प जो है वो मर चुका होगा, वो अवेलेबल नहीं होगा बाकी के प्रोग्राम के अंदर एज पर द प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ द स्कोप. और आई जो है वो मौजूद रहेगा, इट विल बी अवेलेबल अगेन एंड यू कैन यूज इट एज ऑर्डिनरी वेरिएबल वेयर यू want it. So ये बात आ गई कि जी declaring it where we want to use it, very close to that point. Again यहाँ पे फिर जो है स्टाइल की बात है. आप चाहें तो पहले इंटीजर आई ऊपर कर देते और फिर फॉर में डाल देते. यहाँ पे भी मेरी जो प्रेफरेंस तो ये है कि इसको अलहदा से डिक्लेयर किया जाए. वजह अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब हम फॉर स्टेटमेंट के अंदर इंटीजर आई लिख दिए तो जब फॉर लूप ख़त्म होती है तो आई फिर भी विजिबल रहता है और अवेलेबल है. और अगर वो अवेलेबल है और विजिबल हो गया है तो फिर फॉर लूप के साथ इसकी एसोसिएशन क्यों? तो फिर हम क्यों इसकी डिक्लेरेशन जो है वो फॉर लूप के साथ करें? या तो होता वो मर जाता. सो इट्स ए मैटर ऑफ स्टाइल. आई एम नॉट सेइंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. आई एम सेइंग डेवलप योर ओन स्टाइल एंड बी कंसिस्टेंट विद इट. तो डियर स्टूडेंट्स, ब्लॉक के अंदर जब आप डिक्लेयर करते हैं वहाँ, तो इट मेक्स ए लॉट ऑफ सेंस कि ब्लॉक से निकले तो वेरिएबल भी ख़त्म हो गया, आपने फिर डिफ़ाइन करना है, फिर डिफ़ाइन करें, फिर इस्तेमाल करें. लेकिन अदरवाइज़ अगर मेन फ्लो के अंदर अगर दरमियान में आके आपने कहना है कि इंटीजर आई और फिर इसका इस्तेमाल शुरू करना है, तो might as well do it at the top, but that just a guideline and it's may preference
you can develop your own style and preferences. Dear students, let's go on to the next area, that is called inline function. इनलाइन फंक्शन C++ ने ये भी हमें एक फैसिलिटी दी कि जी इनलाइन फंक्शन डिफाइन या डिक्लेयर जो है वो किए जा सके। अब बात ये है कि इनलाइन फंक्शन है क्या, इनलाइन फंक्शन क्या है। तो इनलाइन फंक्शन आप इसको इस तरह समझें, इज द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक used by the compiler. One can simply prepend inline keyword to function prototype to make a function inline. Inline function instruct compiler to insert complete body of the function wherever that function got used in code. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा सा इसको हम और डिटेल में देखते हैं कि अगर आपको याद हो तो पिछले कोर्स में हमने मैक्रोस की बात की थी और एक दो छोटे छोटे मैक्रोस भी बनाकर दिखाए थे आपको मैंने, जिसमें एक तो मैक्स का मैक्रो था, उसको आज भी थोड़ा सा देखेंगे। उसकी एग्जांपल इसको समझने के लिए, इसके कंसेप्ट को, इनलाइन फंक्शन के कंसेप्ट को समझने के लिए, और दो छोटे छोटे जिसमें एक मैक्स का था और दूसरा हमने बात की थी एरिया ऑफ सर्कल की बात की थी कि जब वो डिफाइन होता है और इसका नाम हम कोड के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो प्री प्रोसेसर इसकी डेफिनेशन जो है वो हैश डिफाइन के साथ इस्तेमाल हुई थी, तो वो पूरी डेफिनेशन वहाँ पर पेस्ट कर देता है और फिर कंपाइलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। Means the definition of macros replaces wherever the macro name is used inside your program. तो inline function जो हैं ये भी तकरीबन वैसे ही काम करते हैं। डिक्लेयर करने के लिए आप सबसे पहले आप फंक्शन के नाम से पहले जो कीवर्ड है inline वो लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टिव है टू द कंपाइलर कि जब ये फंक्शन इस्तेमाल होगा बजाय फंक्शन कॉल करने के, इसकी जो डेफिनेशन है पूरी बॉडी वो वहाँ पेस्ट कर दो और इसको प्रॉपर आर्गुमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर दो। तो डियर स्टूडेंट, अब इसके एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे भी नज़र डालते हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं इनलाइन फंक्शंस के। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट डिसएडवांटेज। तो पहले हम इसके डिसएडवांटेज जो हैं उस पे बात करते हैं कि प्रोग्राम्स नीड मोर मेमोरी स्पेस एज फंक्शन definitions are copied at multiple places in the program wherever the function call is encountered. यानी कि पहला नुकसान ये है कि चलें इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला नुकसान ये है कि अगर वो फंक्शन आपके प्रोग्राम के अंदर 10 टाइम जो है वो कॉल हो रहा है और फंक्शन इटसेल्फ जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा पेजेस जो हैं उन पर मुश्तमिल है और फिर उसको हम जो हैं 10 प्लेसेस जो हैं 10 जगहों पर वो जो 2 पेजेस का जो फंक्शन है उसको वो अगर पेस्ट होते जाएंगे और आपका प्रोग्राम जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो बन जाएगा। प्रोग्राम नीड्स मोर मेमोरी स्पेस एज फंक्शन definitions are copied at multiple places in the program wherever the function call is encountered. When it goes to the compiler, now again it's not relevant to say
is that good or bad? Because it depends on the particular circumstances. Maybe it's alright, you have got lots of memory, lots of room, and there is no problem with the execution of the large source code, but preferably we try not to increase the size of the program without any benefit. तो डियर स्टूडेंट, इस चीज़ का ख्याल रखना लाजमी है कि इन लाइन जो है ये एक रिक्वेस्ट है, इट्स हिंट टू द कंपाइलर, इट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिव. अगर आपका कंपाइलर का दिल किया तो वो इसको इन लाइन बनाएगा, अगर इसका दिल ना किया तो वो ऑर्डिनरी फंक्शन ही कॉल जो है वो वहाँ पर जनरेट करेगा. Now how do we find out what happens? It's difficult, but you can debug the program and look at the machine code to find out कि जी वहाँ पर फंक्शन कॉल जनरेट हुई है या कोड जो है वो पेस्ट हुए. बट दैट इज़ एडवांस. आप जो है इस पे हम इसके थोड़े से एडवांटेजेस जो हैं उस पे हम बात करते हैं कि लेस ओवरहेड एंड फास्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एज देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द मेन प्रोग्राम टू द फंक्शन डेफिनेशन whenever function call is encountered. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने एक मैक्रो डिफाइन किया था, आपको याद होगा स्क्वायर के नाम से, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है. इसमें हमने स्क्वायर लिया था किसी नंबर का और फिर उसको हमने डिफाइन कर दिया था एक्स स्टैटिक एक्स. अगर ये ऐसे डिफाइन हुआ हो तो जहां पर हम इसको कॉल करने जाते हैं, अगर हमने इसको कॉल कर लिया तो विद आई प्लस जे, तो क्योंकि प्री प्रोसेसर ने टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है तो वो वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देगा विद आई प्लस जे स्टैटिक आई प्लस जे. इसी तरह which is clearly quite different from I plus j within parenthesis times I plus j with parenthesis. तो हमने कहा था कि इस वास्ते हम मैक्रो जो है वो डिफाइन करते वक्त जब हम पैरामीटराइज मैक्रो है तो इसके आर्गुमेंट्स को इनक्लोज करें पैरेंथेसिस के अंदर, ताकि इसकी करेक्ट एक्सपेंशन जो है वो हो सके. दूसरी चीज़ ये थी मैक्रो के साथ कि मैक्रो को कुछ नहीं पता कि उसको इंट भेजा जा रहा है, डबल भेजा जा रहा है या फ्लोट भेजा जा रहा है या क्या दे रहे हैं आप. इसने जस्ट टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो कर देनी है और फिर कंपाइलर ने इसे कंपाइल करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इनलाइन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो फंक्शन के तमाम रूल जो हैं वो अप्लाई हो जाते हैं. अब फंक्शन की प्रोटोटाइप में हमने लिख दिया है जी कि जी एक इंटीजर है, ठीक है, डबल है और 2 4 ऐसी कोई चीज़ जो है आपका फंक्शन लेगा. तो जहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं, कोड में जब आप लिखेंगे तो कंपाइलर वो टाइप चेकिंग जो है वो कर देगा आपके लिए. वो बता देगा कि आप सही तरीके से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं या कि गलत तरीके से. वो कंपाइलर ही आपको गलती पकड़ के बता देगा. दूसरा ये कि जैसे कि अभी ऊपर मैंने कहा कि इन लाइन इज request. The compiler then decide, is the function small enough
इज इट एप्रोप्रिएट इनफ कि इसको इन लाइन एक्सपेंड कर दिया जाए, कोई साइड इफेक्ट जो है वो नहीं आएंगे. Then it will behave exactly like an ordinary function call. Let us take a look some of this sample code to figure out कि जी मैक्रो के साथ क्या साइड इफेक्ट हो सकता है और फंक्शन कॉल के साथ क्या साइड इफेक्ट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैक्रो लिखते हैं और उसको कॉल करते हैं with something we say x plus plus, x plus plus, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी इंक्रीमेंट कर देते हैं हम मैक्रो की कॉल के अंदर उसको इंक्रीमेंट, तो होगा क्या, वो x प्लस प्लस जो है वो 2 दफा वहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और 2 दफा सब्स्टिट्यूट होने की वजह से वो 2 दफा ही इंक्रीमेंट हो जाएगा, which is certainly what we don't want. हम तो ये चाहते हैं जी कि x जो है वो 1 दफा इंक्रीमेंट हो और मैक्रो कॉल भी चल जाए. लेकिन अगर हम f x प्लस प्लस लिखते हैं तो ऑब्वियसली वो है कि फंक्शन कॉल जो है with a single increment of the variable x, which is what we want. अब inline जो है इसकी जो है एक्सपेंशन भी हो सकती है और कोई डबल इंक्रीमेंटिंग नहीं होगी. ये मैंने आपको जस्ट एक सिंपल सी एग्जांपल जो है वो दिए जो मैक्रोस के साइड इफेक्ट आ जाते हैं. तो so by and large it is better that you used inline function instead of macros. So this is another enhancement जो कि C में नहीं थी. तो inline function का आखिरी पॉइंट जो है वो भी आप देख लें. अगर आप के फंक्शन ने बार बार जो है वो कॉल होना होता है और कई सोर्स फाइल से होना होता है, अभी तक जो है हम तो एक ही सोर्स फाइल बनाते हैं और उसमें काम करते रहें, तो अगर बहुत सी सोर्स फाइल से उसने कॉल होना होता है, then as I mentioned earlier with the header files, it is better कि आप अपना इनलाइन फंक्शन जो है वो हेडर फाइल के अंदर डाल दें. कम से कम उसकी डेफिनेशन और प्रोटोटाइप उधर चली जाए. लेकिन ये याद रहे, जो भी फाइल जो है वो इनलाइन फंक्शन को इस्तेमाल करती है उसको रिकम्पाइल करना जो है वो लाजमी, क्योंकि वो कोड सब्स्टिट्यूशन हो सकती है. लिहाजा you don't want to compile the program to be out of date. Whenever you make a change in inline function, you have to recompile the program where it is being used. So please keep that in mind. और अभी तक जो है हमने जो 2-3 बातें जो हैं उनको हमने डिस्कस किया related to enhancement to C in C++, that were actually stylistic issues और that minor points जो है minor points. तो ये जो है आज का जो डियर स्टूडेंट आज का जो लेक्चर था उसमें आपने स्कोप जो है इसका डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इनसाइड द कोड उसके बारे में हमने देखा और फिर उसके बाद हमने इनलाइन फंक्शन जो है उसको डिस्कस किया कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं. तो अभी लेक्चर विद द एंडिंग ऑफ लेक्चर के अख्ताम पे हम इसको एक दफ़ा थोड़ा सा अपना जो लेक्चर है
या इनलाइन फंक्शन जो है एटलीस्ट उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने क्या, जैसा कि हमने पहले भी ये कहा कि ये एक न्यू कंसेप्ट है C++ में। इनलाइन फंक्शन जो है ये क्या है, एक न्यू कंसेप्ट है C++ में। और हमने ये भी देखा कि we already know that objective of using function in a program is to save memory space, and you also know that and when a function is called many times, that gives advantage rather than writing same thing repeatedly and make the program huge। आप एक प्रोग्राम को छोटा बनाकर सेम फंक्शन को डिफरेंट टास्क के लिए कॉल कर सकते हैं, तो ये इसमें एडवांटेज। पर लेकिन every time a function is called, it takes lot of extra time in execution। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हमने देखा था कि मैक्रो जो है वो इसको सॉल्व करता है कि कैसे जो है वो आपका टाइम जो है वो कम लगेगा इन फंक्शन कॉलिंग। लेकिन साथ में आज हमने ये देखा कि मैक्रो हैज़ नो एरर चेकिंग, जिसकी वजह से और इस लिमिटेशन या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए C++ में हमने देखा कि एक न्यू कंसेप्ट जो है वो डिस्कवर हुआ, दैट इज़ इनलाइन फंक्शन। और इनलाइन फंक्शन जो है ये कई केसेस में काम, ये भी आपने अपने माइंड में एक बात याद रखनी है कि इनलाइन फंक्शन जो है ये कई केसेस में काम नहीं करता, जैसे कि इफ़ लूप, स्विच स्टेटमेंट हो गई और गो टू स्टेटमेंट जो है, इस केस में इनलाइन फंक्शन जो है वो काम नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका वेरिएबल जो है वो स्टैटिक है तो उस केस में भी आपका इनलाइन फंक्शन जो है वो काम नहीं करता। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, हैंड आउट्स जो हैं उसको भी आप फॉलो करें, उसमें भी ये सारी डिटेल जो है टॉपिक वाइज वो आपको दी गई हैं, तो उसको भी साथ साथ स्टडी करें। और ये जो आपको लेक्चर जो सेंड किए जा रहे हैं इनको भी केयरफुली जो है वो सुने। और फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट की या किसी चीज़ की भी समझना है तो आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ मैं कि हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, मेरा ईमेल एड्रेस है आपके पास, तो जैसे आप कन्वीनियंट हो, जैसे आप बेहतर समझें, तो आप मुझे जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या ईमेल के ज़रिए आप उस पर्टिकुलर टॉपिक जो है, रिलेटेड टॉपिक जो है उससे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो प्लीज़ और असाइनमेंट्स जो हैं वो भी आपको जो है या तो LMS में, वहाँ पे मैं LMS के ज़रिए आपको दे दूँगा, नहीं तो वही जिस तरह हम व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें आपको सेंड कर दी जाएंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।